बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सैलरी का इख्तिताम कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी आपकी सैलरी बंद नहीं कर रहे बल्कि सैलरी को पढ़ने का इख्तिताम कर रहे हैं। एक बड़ा टॉपिक था इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके साथ हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हेड पे चलेंगे। छोटी छोटी सी एक दो बातें रहती हैं, फिर कुछ हम थोड़े कम्प्रीहेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन और करेंगे ताकि इस चीज़ को थोड़ा और आगे लेके जाया जा सके। सैलरी के अंदर लास्ट टाइम हमने दो एक्सेप्शन पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी कि अगर तो हमें कोई लमसम रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा हो और उसकी वजह से कोई हमारा रेट हायर लग जाए तो हमारे पास ऑप्शन क्या थी कि हम इसको पिछले 3 साल के एवरेज रेट पर टैक्स करवा लें, ठीक है ना, ताकि हमें अपनी जो हमारा बेस रेट है उसके आसपास टैक्स लग जाए, बल्कि बेनिफिट हो जाएगा। हमने पढ़ा था इस बात को। और एक दूसरी छोटी सी बात पड़ी थी कि अगर हमें कोई सैलरी एरियर्स में मिल रही है, अगेन फिर वही हुआ कि एरियर्स की वजह से हमारा जो करंट ईयर जब हमें ज़्यादा सैलरी मिल गई है, पिछले एरियर्स भी मिल गए हैं, हमारा स्लैब रेट फिर ऊपर चला गया है। लेकिन लॉ ने यहाँ आपको एवरेज रेट नहीं कहा, बल्कि उसने कहा कि यार आप एक काम करें, फिर इसको इस साल के लिए आप एक्रूअल बेसिस पे टैक्स करवा लें। आप कहीं यार एज्यूम करें ये सैलरी उस साल में मुझे मिली होती जो मेरा टैक्स बनता वो ले लो, और इस साल में मेरी 12 महीने की सैलरी मेरी टैक्स करें, इस तरह ले लो। ये दो बेनिफिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं हुआ क्या, मैं ऐसे आपको इसको न्यूमेरिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्ज करें एक शख्स की सैलरी जो थी ना वो 2 लाख रुपया पर मंथ थी और पिछले साल 8 माह सैलरी उसे मिली, ठीक है ना। फ़र्ज़ कर लें ये टैक्स ईयर 2023 की बात हो रही है, लेट्स अज्यूम, ठीक है। 2023 में उसने कितनी 16 लाख रुपए पर टैक्स दे दिया, स्लैब रेट लग गया जो भी लगना था। 2024 में उसकी सैलरी बढ़कर हो गई 2.5 लाख रुपया और 12 माह की सैलरी आई और 2 लाख वाली सैलरी के 4 माह भी आए, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 24 तो नहीं ना, 30 लाख 3 मिलियन ये हो गया और 8 लाख ये हो गया। अगर ये प्रोविजन ना होती, अगर ये प्रोविजन ना होती तो 2024 में हमने 38 लाख के ऊपर टैक्स पे करना था, नॉर्मल वे से टैक्स पे कर देते। अब यकीनन इस साल में लो स्लैब रेट लगा होगा और कोई एक एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स भी बन गया होगा, पे कर दिया होगा। ये तो अगले साल जब सैलरी मिली तो फिर सुकून आया कि अच्छा यार ये पैसे मिल तो जाने ही थे, ठीक है ना। अब हम सोच रहे हैं कि यार एकदम ही 3.8 मिलियन पे हम चले गए। अब लॉ आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इस साल 2024 में ऑप्शन अवेल करें कि यार मेरी 2023 की जो सैलरी थी ना उसको आप 2 लाख ज़रब 12 करके 24 लाख पर दोबारा टैक्स कैलकुलेट करें, ठीक है। रिवाइज करेंगे, 24 लाख पर टैक्स पे किया, फर्ज कर लेते हैं, ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, 1,50,000 रुपया टैक्स आ गया। इसमें ऑलरेडी हमने 16 लाख का टैक्स दिया हुआ है, वो माइनस कर देंगे। फर्ज किया वो 90,000 आया हुआ है, लेट्स अज्यूम, तो 60,000 पे करके हमारी ये 2023 की जान छूट जाएगी। अब जब 24 में आएंगे तो फिर 3 मिलियन पे टैक्स दे रहे होंगे। ये वाली ऑप्शन लिखी, बात समझ आई है कि नहीं। ये प्रोविजन क्या कह रही है कि भाई जो आपको एरियर में सैलरी मिली है वो आप क्या अज्यूम कर लें, any salary is paid to an employee in arrear and because of this employee's income is charged at higher rate as compared to the rate that was applicable if salary was paid in the year। अगर उसी साल मिल जाती तो क्या होना था, 24 लाख पर टैक्स लगना था, ठीक है ना। He may give notice to the commissioner and elect the rate applicable in the year in which he earned the salary। ये मैकेनिज्म करना पड़ेगा,
ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, हाँ जी, क्यों हैं? चेंज तो तुम सुबह कर नहीं आए थे? तुम सुबह के इसी काम पे लगे हुए 7 बजे हैं? जी जी जी, सारी दोबारा लगेगी। नहीं 16 पे नहीं लगेगी, अब 24 पे लगेगी ना। पहले हमने एक रिटर्न जमा ऑलरेडी कराई हुई है ना, उस रिटर्न में सारी कैलकुलेशन 14 लाख पे हुई थी। इस पर टैक्स कैलकुलेट हुआ, हमने अभी कहा कि जी फर्ज किया 90,000 टैक्स बना हुआ था। दोबारा सारी कैलकुलेशन दोबारा की है नए सिरे से, और अब हमने 24 लाख पर कैलकुलेशन की, सारा कुछ दोबारा कैलकुलेट हुआ, ईच एंड एवरीथिंग। अब दोबारा टैक्स बनाया तो फर्ज किया 1.5 लाख बन गया। 90,000 हमने ऑलरेडी पे कर दिया हुआ था, वो माइनस किया, बाकी का टैक्स पे कर देंगे। बात समझ आ रही? सारी कैलकुलेशन दोबारा से होगी। पहले सारी कैलकुलेशन 16 लाख पे हुई थी, कोई भी प्रोविडेंट फंड, कोई भी चीज जो भी था वो 16 लाख पे हुआ था ना। बेसिक सैलरी 16 लाख ट्रीट हो रही थी उस वक्त। अब सारी कुछ दोबारा 24 लाख पर कैलकुलेट हो जाएगी, और डिफरेंशियल जो टैक्स निकलेगा उसमें एडजस्टमेंट डल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। रियल लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ये बात क्लियर होगी है कि नहीं होगी? ओके, चलिए अब एक छोटी सी और प्रोविजन आ गई, सेक्शन 102 10। दूसरी दफा का समझ आ गया? तो दूसरी में और तीसरी में क्या फर्क? नहीं, असल में ये तो ना फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी उसने एक सर्कुलर में ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। असल में तो लॉ ये चाह रहा था कि उस वक्त तक ये काम करते जाएं जब तक नॉन मटेरियल ना हो जाए, तो लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप 3 दफा करेंगे ये बात, ठीक है ना। उसकी लॉजिक कोई नहीं समझनी। असल में अगर मैं फिर वहाँ वापस चला जाऊँ, अगर आप ये कहें तो वहाँ वापस जाएं, तो ये बात समझें कि जो डिफरेंशियल अमाउंट ऐड हो रही थी ना, वो रिड्यूस होती जा रही थी। हाँ जी, ऐसे ही हुआ था, ठीक है ना। तो हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें कहा था कि जो डिफरेंशियल टैक्स आ रहा है ना, एडिशनल टैक्स, आप अगर ऐसे कोई अच्छा बच्चा समझने के लिए उसे थोड़ा एक दफ़ा एफर्ट लगाना चाहे, तो आप ज़रा 3 से आगे चलें। ये जो वर्किंग हो रही थी ना पहले वाली 3 स्टेप वाली, इसको ज़रा 3 की बजाय 4 करें, 5 करें, तो आपको पता चलेगा अब आगे तो हज़ारों की बात रह जाएगी, और फिर बिल्कुल रुपयों की बात रह जाएगी, ठीक है ना। 28,000 देखें ना, पहले और दूसरे में डिफरेंस निकालें, ज़रा इन दो का डिफरेंस निकालें। अब तकरीबन पे नहीं ना, मुझे वापस लाए हो तो अब तकरीबन पे कैसे काम चलेगा। अब तो कैलकुलेटर निकालो तुम लोग। 2,70,000, इन दो का डिफरेंस निकालें। $2,00,000 से 87,000 पे आ गया। अब ये वाला टैक्स, और जब हमने तीसरी दफा किया, ये फर्क लिख लें, 28,000 रह गया, ये रह गया ना 28,000 वाला डिफरेंस। अब 2,17,000 से 4 स्टेप में 28,000 पे आ गया। अब 5वां करेंगे तो 10,000 पे आ जाएगा ये, इसलिए वो फिर आगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी उसको इग्नोर कर दिया। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। एक छोटी सी प्रोविजन आ रही है, सेक्शन 102, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन हम पढ़कर आए हुए हैं। जनरल डेफिनेशन क्या थी? 183 डेज और मोर। इसके अलावा टेक्निकल थे, 3 पॉइंट थे। वो कहता है एनी फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट if the individual has paid foreign income tax on salary। अगर सैलरी के ऊपर फॉरेन इनकम टैक्स पे कर दिया जाए तो रेजिडेंट इंडिविजुअल की सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कौन सी? फॉरेन सोर्स सैलरी, लोकल नहीं, फॉरेन सोर्स सैलरी।
it will be assumed that resident individual has paid foreign income tax if tax is withheld from salary by the employer and paid to the revenue authority of the foreign. टैक्स इज विद हेल्ड का मतलब होता है आमतौर पर जब अभी और आगे चलेंगे हम टैक्स में तो हम देखेंगे कि जो टैक्स है वो एम्प्लॉयर ने काट कर बाकी की सैलरी देनी है ना, ठीक है ना, इसको कहते हैं विद हेल्ड। जैसे राइज ने मुझे सैलरी देनी है तो मेरा टैक्स विद हेल्ड कर लेना है, मेरी सैलरी में से काट के बाकी पैसे मुझे देने हैं और विद इन 7 days गवर्नमेंट को जमा करवा देना, FBR में जमा करवा देना। हाँ, फ़र्ज़ करें कोई ये सऊदी अरब की गवर्नमेंट है तो वहाँ के एम्प्लॉयर ने टैक्स विद हेल्ड करना है और वहाँ के रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करा देना। तो इसका मतलब है फॉरेन टैक्स इज पेड। अगर फॉरेन टैक्स पे नहीं हुआ तो फिर ये सैलरी पाकिस्तान में टैक्सेबल है। मसलन आप किसी ऐसी कंट्री में जॉब कर रहे हैं जैसे सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं। अच्छा जी, हम ये कह रहे थे कि अगर इस सेक्शन को 102 को 2 हिस्सों में बांट लें। एक एम्प्लॉय ऐसी कंट्री में काम कर रहा है रेजिडेंट, कोई 1-2 महीने के लिए चला जाता है, कोई जहाँ से वो सैलरी अर्न कर रहा है, लेकिन उस कंट्री में सैलरी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जैसे करंटली सऊदी अरब में नहीं है, दुबई में नहीं है। इन एम्प्लॉयज़ पे ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगे। ऐसे कर ले, ऐसे बना ले, एक ड्राफ्ट कर लें, ऐसे फ्लो चार्ट बना लें ताकि आपको बाद में भी क्लियर रहे ये बात। फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट, ठीक है ना, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगर उस कंट्री में टैक्स है सैलरी के ऊपर तो फिर क्या स्टेटस है, और अगर नो टैक्स फिर क्या स्टेटस। पहली बात है ये प्रोविजन 102 सेक्शन यहाँ अप्लाई हो रहा है। क्या लिखा हुआ है? एनी फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट इंडिविजुअल shall be exempt if individual has paid foreign income tax on salary। और अगर इस वाली कंट्री में है तो उसने तो पे ही नहीं किया हुआ, उसके ऊपर सेक्शन 102 एप्लीकेबल नहीं हुआ। 102 की एग्जेम्पशन इस बंदे को नहीं मिली जो सऊदी अरब में काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि 2 दफा टैक्स तो नहीं लगना ना। अगर उस कंट्री ने टैक्स ले लिया है तो फिर हम अपनी सैलरी पर यहाँ उस सैलरी पर जो उस कंट्री से आई है उस पर टैक्स नहीं ले रहे, एग्जेम्पशन मिल गई है। लेकिन अगर उस कंट्री ने टैक्स लिया ही नहीं है तो फिर आपको पता है कि रेजिडेंट वाले चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक बात ये भी पढ़ी थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो जो रेजिडेंट आदमी था उसके लिए हमने क्या कहा था? पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स होगी। लेकिन अब ये सेक्शन 102 ये कह रहा है कि अगर फॉरेन सोर्स इनकम सैलरी से आ रही हुई और उस कंट्री से आ रही हुई जहां सैलरी पे टैक्स कट गया होगा तो फिर हम यहां टैक्स नहीं लेंगे। ये बात क्लियर होगी? इसका मतलब है अगर बिजनेस से आ रही होगी तो फिर तो लेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आ रही हुई तो फिर तो लेंगे। अभी सिर्फ बात हो रही है एक्सेप्शन किसकी? सैलरी की, और वो भी कौन से बंदे की? रेजिडेंट की। अच्छा, अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट होगा तो क्या होगा? उसका तो फॉरेन सोर्स यहाँ टैक्स ही नहीं होना, उसको तो इस एक्सेप्शन की जरूरत ही नहीं है। अगर बंदा नॉन रेजिडेंट है फिर तो उसने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स पे करना है ना पाकिस्तान में, उसको तो सेक्शन 102 की जरूरत कोई नहीं है। सैलरी से रिलेटेड एक अहम बात सेक्शन 102 में डिस्कस हो रही है। एक और बात डिस्कस हो रही है सेक्शन 51 सब सेक्शन 2, where a citizen of Pakistan leave Pakistan during a tax year and remain abroad during a tax year, then salary income earned outside Pakistan during that year shall be exempt from टैक्स। बड़ी मज़ेदार वो है
रूल है, ये प्रोविजन है, और इसको ज़रा बारीकी से पढ़ने का अपना ही एक मज़ा है। और इस दफ़ा एग्जामिनर ने, वो जो हम कहते हैं कि एग्जामिनर अब 360 पे सोचता है, उसने बिल्कुल यहीं से इस करंट अटेम्प्ट में एक सवाल बनाया उसने। फिर सोचते हैं कि क्या क्या कंडीशन लगी हैं। कंडीशन नंबर 1, जो बच्चे बुक लेके बैठे हो हाईलाइट करें अलग अलग, वेयर आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। एक अहम बात है, बहुत कम जगह है लॉ में जहां सिटीजनशिप की बात हो रही है। इनकम टैक्स में ज़्यादातर 99% बातें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की होती हैं, लेकिन यहां गुफ्तगू सिटीजनशिप पे हो रही है। वेयर आर सिटीजन of Pakistan leave Pakistan during a tax year and remain abroad during a tax year, then salary income earned outside Pakistan during that year shall be exempt from tax। यानी जो लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं उनके लिए बात हो रही है, ठीक है ना। वो कहते हैं अगर कोई बंदा मुल्क छोड़कर मुल्क से बाहर जा रहा है और फिर उस साल वापस ना आए, ठीक है ना, एंड रिमेन अब्रॉड ड्यूरिंग आ टैक्स ईयर, जब पाकिस्तान से जाए तो वापस ना आए। अगर तो जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है, तो फिर तो नॉर्मल रेजिडेंशियल स्टेटस में उसके डेज काउंट करेंगे और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। लेकिन अगर एक आदमी पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गया है, ये उसकी टैक्सेशन की बात हो रही है। नहीं, अभी नहीं बना, नहीं है रेजिडेंट, दूसरे कंट्री के रेजिडेंट की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान छोड़कर गया है, वापस उस साल नहीं आया, उस साल की टैक्सेशन का जिक्र हो रहा है। हाँ तो नहीं, पहले सुने ना, क्या एग्जेम्पशन क्या हो रही है। वेयर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन अब्रॉड ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, देन सैलरी इनकम अर्न्ड आउटसाइड पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट ईयर शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब ऐसे सोचें, साल के हमने बना लिए 2 हिस्से, ठीक है ना। एक है साल का पहला पोर्शन, एग्जैक्ट डेट्स की बात बाद में करते हैं, ठीक है। इस पोर्शन में अगर कोई बंदा पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, क्योंकि अब वापस नहीं आना, तो ला महला उसके 183 डेज पाकिस्तान में नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी थोड़े से दिन गुजार के गया है। यानी साल शुरू होना ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ मैंने एग्जैक्ट डेट कैलकुलेट की है। अगर 27 अक्टूबर तक कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर चला, इससे पहले चला जाए, तो वो रेजिडेंट ही नहीं बना अभी पाकिस्तान में, क्योंकि 183 डेज पूरे नहीं हुए, और ये बाहर चला गया और वापस आया नहीं है, उस साल ये नॉन रेजिडेंट हो गया। इस बंदे को कोई ज़रूरत नहीं है सेक्शन 51 सब सेक्शन 2 की, इसकी तो फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान पहुंच ही नहीं सकता। बात समझ आई है। इसका मतलब है ये प्रोविजन हेल्प कर रही है उन लोगों की जो सेकंड हाफ में रेजिडेंट होने के बाद पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। अब क्योंकि फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर दे आर ट्रीटेड एज रेजिडेंट, और रेजिडेंट का मतलब है इन्होंने ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करना है, इनको एक्सेप्शन मिल रही है कि भाई आप अगर फॉरेन सोर्स सैलरी अर्न करेंगे ना, तो वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है। यानी एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान छोड़ के दुबई चला गया, सऊदी अरब चला गया, रेजिडेंट होने के बाद, ये लिखा नहीं हुआ, लेकिन अगर रेजिडेंट होने से पहले ही चला गया तो इस सेक्शन की ज़रूरत ही कोई नहीं है उसे, उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी तो पाकिस्तान में पूछी ही नहीं जा सकती ना। इसका मतलब है जिसकी पूछी जा सकती है उसको एक्सेप्शन मिल रही है ना, उसको एग्जेम्पशन मिल रही है। वो कह रहा है कि यार एक पाकिस्तान सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाए और फिर हमारी जान छोड़ दे, वापस ना आए उस साल में, उसकी जो सैलरी इनकम है दैट विल बी एग्जेम्प्ट। अब मजे की बात ये, पिछली प्रोविजन और इस प्रोविजन में यहां सैलरी पर टैक्स पे होना जरूरी नहीं लिखा हुआ। ये बात समझ आ रही है। यहां सैलरी पर टैक्स पे होना जरूरी नहीं। आप यूएई में भी जाएं, आप सऊदी अरब भी जाएं, तो तब भी आपकी एग्जेम्प्ट है। यानी ऐसी कंट्रीज जहां सैलरी इनकम के ऊपर अभी कोई टैक्स नहीं है, उनको भी एग्जेम्पशन हासिल है। अगर वो लोग जो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब है जाने वाले आखिरी साल की बात हो रही है।
आइंदा तो वो वहीं सेटल हो जाएंगे, शायद अगले साल से तो पाकिस्तान में रेजिडेंट रहेंगे ही नहीं। इस साल वो रेजिडेंट हैं, तो हम कह रहे हैं नहीं यार ये मुल्क छोड़ के चलेंगे, अब इन्हें तंग ना किया जाए। इनसे फॉरेन सोर्स सैलरी नहीं पूछते, अलबत्ता जो महीने पाकिस्तान गुजार के गए हुए हैं उनकी एज अ लास्ट रेजिडेंट होने की वजह से अपनी टैक्स दे जाएं। बात समझ आ रही है? अब कोई बंदा जरा सोचें, क्योंकि यहाँ और कुछ नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि ये वाला वाकया जिंदगी में कितनी दफा हो सकता है, हर साल हो सकता है। फर्ज करें एक बंदा आता है, हर साल पाकिस्तान आ जाता है, कब? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ कोई सैलरी वगैरह कमाता है, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये दुबई चला जाता है। कोई ऐसी जॉब की नेचर है। 30 जून को हमने देखना है, अगर वो 30 जून को दुबई होता है तो हर साल ये वाली एग्जेम्पशन क्लेम करके उसकी दुबई की जो इनकम है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं बनेगी। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि ये बात ये नहीं कह रही कि आइंदा भी अगले 2-3 साल वो पाकिस्तान ना आए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ अगर एक जिस साल में कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है उस साल का 30 जून वो बाहर ही गुजारे, पाकिस्तान ना आए, फिर उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन यहाँ जब एग्जामिनर घुमाना शुरू करेगा तो वो सैलरी की बजाय बिजनेस इनकम का जिक्र कर देगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जिक्र कर देगा, उसका जिक्र नहीं हो रहा, सैलरी का जिक्र हो रहा है। देन सैलरी इनकम अर्न्ड आउटसाइड पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट ईयर शैल बी एग्जेम्प्ट। इसी के लिए नीचे लिखा हुआ है, इन दिस केस इवन इफ नो टैक्स इज पेड फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम विल रिमेन एग्जेम्प्ट। सिचुएशन ये जो पिछली प्रोविजन है सेक्शन 102 वाली, इसमें क्या लिखा हुआ है? फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगर एक बंदा रेजिडेंट है पाकिस्तान में और बाहर से इनकम आ रही है तो फिर वो ये चेक करेगा कि यार मैं सेक्शन 102 अप्लाई करूं अपने ऊपर या 51 अप्लाई करूं। वो देखेगा मुझे ज्यादा फायदा किधर हो रहा है। लेकिन दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। 102 के लिए जरूरी है उसने बाहर वाली सैलरी पर टैक्स पे किया हुआ हो, फिर उसका बाहर जाना जरूरी नहीं है, बाहर रहना जरूरी नहीं है, हर साल एग्जेम्पशन ले सकता है। और अगर वो परमानेंटली पाकिस्तान से, जैसे जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो आजकल हम रोज खबरों में सुनते हैं जी पासपोर्ट ऑफिस पे बहुत रश है, लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, हालात की वजह से लोग परेशान हैं, ये हम खबरें सुनते हैं ना, ये इन लोगों की टैक्सेशन का जिक्र हो रहा है। अब आप इसे रियल लाइफ पर अप्लाई करें। आज हम क्या डेट पे बैठे हैं? अभी नवंबर में बैठे हैं। इसका मतलब है अब 183 डेज पूरे हो चुके हैं कि नहीं हो चुके? काउंट कर लेंगे ना, काउंट कर लेंगे, ठीक है। अगर 183 डेज पाकिस्तान में वो बंदे ने पूरे कर लिए हैं और अब जा रहा है तो फिर हम क्या कह रहे होंगे कि फिर भाई जो बाहर कमाएगा वो 151 सबसेक्शन 2 की एक्सेप्शन ले ले। दो अहम बातें, दो छोटी छोटी सी अलग अलग प्रोविजन। कुछ बात समझ आई है? हर बंदे ने, आपको बी लॉ, कुछ बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, कुछ पिछली दफा पढ़ आए होंगे। बी लॉ में आपने वहां एक रूल पढ़ा था, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसकी ना दो बातें हम आगे पढ़ रहे थे, एक गिफ्ट पढ़ रहे थे और एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन देख रहे थे। फिर हम कहते थे यार रियल लाइफ में हम देखते हैं कि यार मुझे केस एज ए गिफ्ट प्लीड करना चाहिए या एज ए नेचुरल लव एंड अफेक्शन करना चाहिए। बिल्कुल यही सूरत हाल है। एक बंदा आया, उसको टैक्स कंसल्टेंट के पास आया या सवाल आया, आपने देखना इसको ज्यादा फायदा ये वाली एग्जाम्पशन लेने से आ रहा है या वो वाली लेने से आ रहा है, डिपेंड करेगा, दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब आप सारा सिलेबस पढ़ के एग्जाम में जा रहे होंगे तो आपको मिलती जुलती बातें लग रही होंगी कि दोनों बातें एक जैसी सी लग रही हैं। नहीं, दोनों में बुनियादी फर्क है। 102 में उस बंदे का बाहर जाकर
फिर उस साल बाहर रहना ही ज़रूरी नहीं है। मतलब 102 में मैं आपको एक बात समझाता हूँ। 102 में आए, एनी फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट इफ इंडिविजुअल हैज पेड फॉरेन इनकम टैक्स ऑन। अच्छा, इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम पढ़ रहे थे, एक बात हमने की थी 183 डेज की, एक बात की थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज रेजिडेंट। अब अगर ये सेक्शन ना होता तो जितने हमारे एम्बेसडर हैं, जितने फॉरेन डेपुटेशन पर लोग गए हुए हैं, ये सब रेजिडेंट हैं। इन्हें वहाँ भी टैक्स पे करना पड़ता है, यहाँ भी टैक्स पे करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को हो रहा है कि जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई सैलरी पे टैक्स कट गया उनका, तो वो यहाँ टैक्स पे नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो रेजिडेंट तो यहाँ भी हैं। बात समझ आ रही है? कोई अदर इंडिविजुअल्स हैं, कोई बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, वो भी अगर यहाँ फॉल करते हैं, कोई एक आदमी है 6 महीने पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, 6 महीने पाकिस्तान आ जाता है, अगर वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है, फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव्ड बाय रेजिडेंट, तो फॉरेन सैलरी उसकी डबल टैक्सेशन से बच सकती है अगर उसने उस मुल्क में टैक्स पे किया हुआ। अच्छा, एक बात और भी अभी जाहिर है आप बाई पीसीज पढ़ रहे हैं ना, अभी आपने सेक्शन 102 पढ़ा है। 102 भी हमें बचा रहा है किससे? डबल टैक्सेशन से। अगरचे 103 इसके साथ नहीं हमने पढ़ना, वो एक अपनी जगह पर जाकर पढ़ा जाएगा। फिर हम सेक्शन पढ़ेंगे 103। वो कहेगा यार देखो, हमने ज्यादती तो किसी बंदे पर इस तरह नहीं करनी कि एग्जैक्टली 2 दफा टैक्स लग जाए, इसको तो हमने एग्जेम्प्ट ही कर दिया ना। लेकिन अगर उसने टैक्स फॉरेन कंट्री में दिया हुआ है, तो फिर और कुछ हम उसको टैक्स क्रेडिट्स का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन वो टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में जाकर इकट्ठे पढ़ रहे होंगे। तो अभी तो सिर्फ 102 की बात हो रही है, फिर 51 सबसेक्शन 2 की बात हो रही है, सैलरी से रिलेटेड। सेक्शन 51 सबसेक्शन 2 किस पर अप्लाई होगा? अगर एक आदमी पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हो और उस साल बाहर ही रहे, तो जो बाहर उसने सैलरी इनकम कमाई है उसके ऊपर पाकिस्तान में टैक्स नहीं लगेगा। उसने बाहर टैक्स दिया है या नहीं दिया, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। किधर? नहीं, कौन से सेक्शन है? 102 में नहीं, हैज पेड, फिर हो जाएगी, फिर वो उधर चला जाएगा, यहां से निकलेगा, फिर यहां जाकर बेनिफिट अवेल करेगा, 103 का बेनिफिट ले लेगा। ठीक है ना? फिर 103 एक्चुअली ना होना क्या है, जैसे हमने पीछे एक बात की ना 28,000 रुपए वाली, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय। गवर्नमेंट को हमेशा एक लालच रहता है कि अच्छा कुछ थोड़े से पैसे हैं। ये जो सेक्शन 51 है, सेक्शन 102 है, ये जरा खुले दिल से हैं। गवर्नमेंट कह रहे हैं एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब है गवर्नमेंट ने थोड़े से पैसे भी नहीं लिए। सेक्शन 103 कहता है कि नहीं यार, अच्छा थोड़े से तो हम भी पैसे ले लेना, थोड़े से आटे में नमक के बराबर। टैक्स क्रेडिट में हम इस लालच में पड़ जाते हैं कि थोड़ा सा टैक्स हमें मिल जाए, चलो उसूल तो अपनी जगह ही है कि इस पे टैक्स तो नहीं लगना। लेकिन वो स्लैब का डिफरेंस डाल के जब हम सेक्शन 103 1-2 दिन में पढ़ेंगे, तो स्लैब का डिफरेंस डाल के थोड़ी सी एक एक्स अमाउंट पाकिस्तान को भी मिल जाएगी। फिलहाल इन 2 सेक्शन के ऊपर फोकस करें। क्लियर होगी बात जी? अच्छा, इसके बाद हमने पीछे ना 1-2 फंड के ऊपर कुछ लफ्ज छोड़ रखे थे। प्रोविडेंट फंड जब हम पढ़ रहे थे एग्जाम में, हमेशा प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, यही चीजें आती हैं। लेकिन अब यहां पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ अगर ये नाम आ जाए तो इनको ट्रीट कैसे करना। प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट तो हमने पढ़ ली है ना। उसके बाद लिखा हुआ है सुपर एन्यूएशन फंड। टैक्स ट्रीटमेंट फॉर सुपर एन्यूएशन फंड इज एज अंडर: एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट।
मतलब जब पैसे पे कर रहे होंगे उस वक्त एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर्स, पेमेंट ऑफ accumulated बैलेंस फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड ऑन डेथ ऑफ ए बेनिफिशियरी इज एग्जेम्प्ट। वो कहते हैं भाई देखो, सुपरएनुएशन फंड हमने एक फंड बनाया है जो खुदा ना खास्ता किसी डेथ या कैजुअलिटी की सूरत में पैसे मिलेंगे। अब उस फंड में भी ना थोड़े से पैसे एम्प्लॉय डाल रहा है, थोड़े से एम्प्लॉयर डाल रहा है, कुछ उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, ये चल उसी तरह ही रहा है जैसे प्रोविडेंट फंड चल रहा। लेकिन जैसे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था ना, हम इस स्टेज पे कुछ टैक्स नहीं कर रहे थे, जब पैसे मिलेंगे पेमेंट की स्टेज पर देख रहे थे। तो उसने कहा यार पहली बात तो ये है कि पेमेंट ऑफ एन accumulated बैलेंस फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड ऑन द डेथ ऑफ ए बेनिफिशियरी इज, जब एम्प्लॉय की डेथ हो गई और इस फंड के मेन मकसद यही था कि पीछे से लवाइकीन को कुछ पैसे मिल जाएं, वो कहता है वो एग्जेम्प्ट है। वेयर एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एन एम्प्लॉयर including interest is repaid to an employee during employee's lifetime, tax on that amount shall be deducted at the rate applicable to the year of withdrawal। यानी एक आसान जुमला यहाँ लिख लें, एग्जेम्पशन लेने के लिए मरना जरूरी है, ठीक है। इस सेक्शन में एग्जेम्पशन लेने के लिए मरना जरूरी है, और अगर आपने अपनी जिंदगी में पैसे ले लिए तो फिर टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, एक तो ये सुपरएनुएशन फंड, सुपरएनुएशन फंड ये ऐसे चलेगा जनाब। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। एक और लफ्ज आ रहा है बेनोवलेंट फंड। Any benevolent grant paid by a benevolent fund to employee or member of their families in accordance with the provision is exempt। बस ये याद रखना है, benevolent fund is exempt। एक है एन्युटीज, एन्युटीज, परपेचुइटीज, QM पढ़कर आए ना। अगर एम्प्लॉयर कोई एन्युटी बना दे, आप इतने पैसे हमें देते रहे फिर आइंदा जिंदगी में हम देते रहेंगे, याद है ना एन्युटीज? Annuities or any supplement to an annuity are taxable as salary even if it is paid voluntarily without any contractual obligation of the present or ex-employer। वो कहते हैं अगर कोई भी एन्युटी एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो इट इज जस्ट लाइक सैलरी, ये सैलरी के स्टाइल में चलेगी। ऑल द एन्युटीज आर टैक्सेबल इन द नॉर्मल मैनर। ठीक हो गई बात? नॉर्मली एग्जामिनेशन का ये, बहरहाल आपने तैयारी तो करनी है, ये हम ऐसे ही आपको फोकस करने और ना करने के एतबार से ये लफ्ज़ बोल देते हैं। जो चीज़ें यहाँ जब हम पढ़ रहे थे ना, ये आप रिकॉल करें ज़रा, यहाँ लफ्ज़ हमने बोलना शुरू किया था रिटायरमेंट बेनिफिट, याद है? ये हेडिंग चली थी रिटायरमेंट बेनिफिट। ग्रेजुएटी टेस्ट हमेशा एग्जाम में टेस्ट हो सकती है, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम इस वजह से हो सकती है कि इसके ऊपर एक एक्सेप्शनल प्रोविजन आगे भी आई, वो एवरेज ऑफ 3 ईयर वाली, ठीक है ना। इसके बाद जो बाकी सुपरएनुएशन फंड, ग्रेजुएटी फंड, अगरचे इसमें करना भी कुछ नहीं है, मतलब एक लफ्ज़ आपने पढ़ा और वो आपको याद हो गया, ठीक है ना, लेकिन ये ज़्यादातर एग्जाम का नुक्ता नहीं होते हैं। पढ़ने के एतबार से हमारी सैलरी इनकम कंप्लीट हो गई है। कल हम आएंगे तो अब ज़रा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, अगले 2-3 दिन। अभी हम नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको न्यूमेरिक करने की करेज पैदा होगी इंशाल्लाह ताला, प्रैक्टिस से जो चीज़ें रिफाइन होती हैं वो होंगी, प्लस आपको थोड़ा सा पता चलेगा एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ज़्यादातर बच्चा इसमें परेशान होता है कि सर इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका ये क्या होगा। फिर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उन सारे बच्चों के लिए जिसने ड्यूरिंग सैलरी हमारा कोई भी लेक्चर मिस किया है, क्योंकि साथ साथ रिवीजन भी बाय डिफ़ॉल्ट हो रही होगी इंशाल्लाह ताला। तो कल इंशाल्लाह हम यहाँ से फर्दर आगे चल रहे होंगे।